नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, खबर बड़ी है में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज हम देखेंगे कि कैसे कृषि कानून पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया है। हमारे साथ हमारे 3 साथी भी जुड़ेंगे विवेक। बिल्कुल, हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से सैयद सुहेल जुड़ेंगे, टिकरी बॉर्डर से शाजिया निसार जुड़ेंगे और यूपी गेट से रवि मिश्रा, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने साफ साफ कहा कि किसानों के हित को जो लोग नहीं समझते वही लोग किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ से सीधा निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसानों के नाम पर विपक्ष डराने के काम पर। किसानों का कंधा विपक्ष का निशाना। आंदोलन बहाना, भ्रम है फैलाना। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा पार्क का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। किसानों के नाम पर सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष को पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जिन सुधारों को आज बीजेपी सरकार लागू कर रही है वो कई साल से पिछली सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण लटके हुए थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि इन सुधारों की सिफारिश करने वाली यूपीए सरकार अब सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए विरोध की राजनीति कर रही है। आज सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ उतरने वाली कांग्रेस संसद में इन सुधारों का समर्थन कर चुकी है। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। यूपीए सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में किसानों के हित के लिए कृषि सुधारों की पैरवी करते हुए क्या कहा था आपने सुना। और आज यही कांग्रेस सड़कों पर किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि भ्रम फैलाने वालों को परास्त करके रहेंगे। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है।
20 दिन से दिल्ली की सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसानों को पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। एक तरफ सरकार किसानों के साथ संवाद के रास्ते समाधान तलाशने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। एक तरफ किसान धरने पर अड़े हैं, तो कई संगठन सरकार के साथ चर्चा के लिए भी आगे आए हैं। मंगलवार को भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। किसानों की चिंताओं का समाधान खोजना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार ने सभी पक्षों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाधान की जगह घमासान की राजनीति करने वाला विपक्ष अब देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हमारे साथ तीन सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सोहेल, रवि और शाजिया। सबसे पहले सैयद सोहेल आपके पास आएंगे। सोहेल, ये बताइए कि आप लगातार सिंगू बॉर्डर पर सुबह से हैं, कई दिनों से आप वहां पर जा रहे हैं, बैठकें भी चल रही हैं, एक तरफ निकल कर क्या आ रहा है सामने, क्या कह रहे हैं किसान? तो किसानों की कई दौर की बैठक हुई और इस बैठक से जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख को उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो किसान यहां जिनकी आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बैठक में यह भी निकल कर आया कि 350 जिलों में जो बंद बुलाया गया था वो सफल हुआ पूरी तरह से। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान भाई जो आए अलग अलग जगहों से, आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आगे का प्लान है जी, पहले तो हमने ये शर्त रखी है कि अगर तो इनको पूर्ण तौर पे जो कानून है रद्द करेंगे तब हम बातचीत में आएंगे। तो जब पहले हम लोग चले जा रहे थे, हमारे जो भी प्रधान वगैरह थे संगठनों के, अब सभी को हुआ कि हम लोग जो आधों को बुला लिया जाता है तो आधों को बुलाया नहीं जाता। वो भी सरकार को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारे संगठन हैं कम से कम जो पंजाब से और हरियाणा से चले से 30-31, तो उनको तो कम से कम आप बुलाइए। तो उनको भी पूरों को बुलाएंगे। जैसे कुछ को बुलाया जा रहा है, जो बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं उनको बुलाया नहीं जा रहा। एमएसपी की गारंटी पूरी दें, रिटर्न में वो कानून बनाएं और इस कानून को पूर्ण तौर पर। ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है, ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सबको नहीं बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि तब तक है जब तक कानून रद्द नहीं हो रहा। ये तो बात यकीनी है कि हम जब तक कानून रद्द नहीं होगी यहाँ पर ही रहेंगे भाई, तब तक यहाँ रहेंगे। तो ये किसान जो ये बात कह रहे हैं, ये पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक यहाँ पर रहेंगे। और आज तो 20वां दिन हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार कब बातचीत के लिए इन्हें बुलाती है और समाधान निकलता है। बिल्कुल सोहेल, रवि के पास चलते हैं जो कि यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं। और रवि, आज प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में सोच रही है, लेकिन किसान क्या सोच रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है। चुनौतियां क्या लग रही हैं आपको सरकार के सामने? जी, प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पे संदेश देते हुए किसानों को कहा कि सरकार किसानों के हित में ही सोच रही है और किसानों के हितों का नुकसान होने नहीं देगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं, वो किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं और किसानों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बिल की वजह से किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, यही सवाल जब मैंने यहाँ किसानों के बीच रखा, जब यही प्रश्न किसानों के बीच रखा, तो ये बात उन्होंने कही कि देखिए, जो बातें वो कह रहे हैं, जो बातें सरकार कह रही है, वो सारी बातें हम सुन तो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहली शर्त है वो यही है कि जो कानून बने हैं इनको वापस लेने पर विचार शुरू हो, इनको वापस लेने का प्रस्ताव हो, इसी पर बातचीत हो, उसके बाद हम सारी चीज़ों पर विश्वास कर पाएंगे। ऐसी स्थिति अगर नहीं बनती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं
और उसके बावजूद भी ये डेडलॉक बना रहता है, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी रहती है, तो ये सरकार के लिए हर दिन बढ़ने वाली चुनौती की तरह है। हालांकि सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, उन्होंने प्लान्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, अलग अलग यूनियन से बात भी की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़े स्तर की चर्चा भी हो। लेकिन तब तक ऐसा नहीं लगता कि किसान इस आंदोलन से अभी पांव पीछे खींचने वाले हैं। वो इस यूपी गेट हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो, वहां पर जमे हुए, बल्कि किसानों की संख्या भी धीरे धीरे कई जगहों पर बढ़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि सरकार की चिंता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री का इस बारे में ऐसा संबोधन करते रहना अपने आप में दिखाता है कि सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है और सरकार बिल्कुल रवि, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि किसानों के पाले में जो गेंद है, किसान अब आगे की रणनीति क्या करते हैं, जो गतिरोध है क्या वो टूटता है। आप बने रहिए रवि। इस सबके बीच किसान आंदोलन में नेता अपनी नेतागिरी लगातार चमका रहे हैं, नेता बाज नहीं आ रहे हैं। किसानों के हमदर्द बनकर नेता अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करें किसान आंदोलन के जरिए। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को किसानों ने अपने आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए। तुमने एक केला देके बोला ये केजरीवाल सरकार के लिए केला है। एक मिनट, सरकार एक केला देगी? और देखो जी, ये आदमी एक केला देके बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है। इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाइए, हमें निकल जा। किसानों का आंदोलन इस कड़कड़ाती ठंड में जारी है। 20 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। हालांकि इस आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टियां भी अपने मंसूबों पर लगी हुई हैं, लेकिन उनका कभी कभी हाल कुछ ऐसा होता है जो इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का हुआ। एक मिनट, तू एक केला देके किसी पे खून लगा के शहीद बन गया? हम वोट नहीं मांगे। नहीं पर तू यार, तेरी जरूरत कैसे हुई है कहने की? और देखो जी, ये आदमी एक केला देके बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है। इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाइए, हमें नहीं। चल बाबू, ये महाशय पहुंचे तो थे किसानों को केले बांटने, वो भी 2। लेकिन आप कार्यकर्ता की इस हरकत से किसान भड़क गए और उसे फौरन वहां से जाने को कहा। और देखो जी, ये आदमी एक केला देके बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है। इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाइए, हमें निकल जा। इच्छा नहीं, चल बाबू, ये वीडियो बीजेपी की महिला मोर्चा सदस्य प्रीति गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान आपके इस कार्यकर्ता से नाराज हैं और उसे वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। ये पूरी घटना वहां मौजूद दूसरे लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। एक मिनट, नहीं आप पहले तू वीडियो बनाता, आप बनाएंगे। एक मिनट, तुमने एक मिनट एक केला देके बोला ये केजरीवाल सरकार के लिए केला है। एक मिनट, सरकार एक केला देगी? एक केला देके बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है। इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाइए, हमें। केंद्र के लाए कृषि कानूनों पर विपक्षी पार्टियां कैसे लगातार राजनीति कर रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। हालात यहां तक पहुंच रहे हैं कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो आपस में ही भिड़ गए हैं। सोमवार को किसानों ने उपवास का ऐलान किया था तो केजरीवाल भी उपवास करने लगे, तो कैप्टन ने कहा कि ये सब दिखावा है। कैप्टन ने केजरीवाल से पूछा कि किसान के लिए कुछ किया हो तो बताएं, तो वहीं केजरीवाल ने कैप्टन पर हमला बोला कि अपने बेटे को ईडी से बचाने के लिए आपने तो किसान आंदोलन को ही बेच दिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, किसान हटने को तैयार नहीं है। इस बीच ये साफ होता जा रहा है कि विपक्ष किस तरह इस पर सियासत कर रहा है और ऐसी सियासत करने वालों की इस तरह घनघोर बेइज्जती भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बड़ी है कि अगली न्यूज, हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद एक बार फिर देश में पीएफआई को बैन करने की मांग तेज हो गई है। बिल्कुल विवेक, और यूपी के राज्य मंत्री सुनील भराला ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत चिट्ठी बाकायदा लिख दी है और मांग की है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। देश
देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों में घिरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए यूपी सरकार ने एक बार फिर केंद्र का दरवाजा खटखटाया है। यूपी में राज्य मंत्री सुनील भराला ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीएफआई को बैन करने की मांग की है। सिमी के लोग, मुझे बिल्कुल पूरा आशा है कि सिमी के जो लोग हैं वो इसमें पाए जाएंगे, इसमें सब शिफ्ट हो गए हैं वो। तो हमने ये अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मांग करी है कि इस पर कार्रवाई हो और इसकी पूरी तरीके से गहनता जांच हो, वो जल्दी इस पर निश्चित रूप से बड़ा इस पर एक्शन हो। पीएफआई पर कार्रवाई की मांग पहले भी गृह मंत्रालय से कई बार करी जा चुकी है। लगभग हर दंगे में, भले वो हाथरस का रहा हो या सीएए राइट्स रहे हो, लगभग हर चीज़ में पीएफआई का रोल सामने आया है। अब देखना होगा इस बार क्या इस चिट्ठी का गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब आता है। पूरे देश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में पहली बार आई पीएफआई दिल्ली दंगों के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है जब पीएफआई का नाम हिंसा के मामले में सामने आया। हाथरस कांड में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। हाथरस कांड में पीएफआई का महासचिव रऊफ अब सलाखों के पीछे है। रऊफ ने ही मथुरा से पकड़े गए आरोपी अतीकुर रहमान को 29 लाख रुपए भेजे थे। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इन पैसों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने में किया जाना था। अब मंत्री सुनील भराला ने पीएफआई के संबंध प्रतिबंधित संगठन से होने का आरोप लगाते हुए पीएफआई को देश के लिए खतरा बताया है। पॉपुलर ऑफ इंडिया पीएफआई के द्वारा जो पिछले दिनों से लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में जो संलिप्तता उसकी पाई जा रही है, उसमें कई स्थानों पे देखा गया है। जैसे धारा 370 वाला आंदोलन चला था, उसके वो अनुयायी थे पूरी तरीके से, और सीए वाले प्रकरण में भी उनके सारे सामने चीजें आई थी। और उत्तर प्रदेश में भी अभी जब देखा गया था, जो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे थे, तो हाथरस कांड में भी उनके हाथ पाए गए। तो इसलिए ये संगठन बिल्कुल संदिग्ध हो चुका है, और सिमी जिस प्रकार से काम करता था देश के अंदर, उसी तर्ज पर ये काम कर रहा है। ईडी की 14 दिन के रिमांड पर चल रहे रऊफ शरीफ को अब यूपी पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग के कनेक्शन को बेनकाब किया जा सके। इससे पहले ईडी ने देश के 9 राज्यों में 26 जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त किए थे। पीएफआई के खिलाफ ईडी ने कुछ दिनों पहले ही देश भर में छापेमारी करी थी, और इस छापेमारी में पीएफआई के तमाम लोगों के खातों में पीएफआई को पैसे के लेन देन के सबूत मिले थे, जो कि दिल्ली दंगों के दौरान हुए थे। इन सारी चीज़ों से ये चीज़ साफ होती है कि पीएफआई के लोगों के खिलाफ अब जो शिकंजा है ईडी का, वो कसता जा रहा है। दिल्ली हिंसा और हाथरस कांड में पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कई ठोस सबूत हैं। यानी पीएफआई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जल्द ही उसे अपनी हर काली करतूत का जवाब कानून के कटघरे में देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बड़ी। और विवेक, बात जब राजनीति की होती है तो आम आदमी पार्टी की जब बात हो रही है, तो अब तो उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आने के सपने देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। 2022 में यूपी के दंगल के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी ने निधि कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार किया। और बीजेपी ने कहा है कि यूपी में केजरीवाल का चुनाव लड़ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यूपी की ओर बढ़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। केजरीवाल के निशाने पर यूपी सरकार थी। दिल्ली में किए गए अपने काम का हवाला देते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसा। केजरीवाल ने यूपी में कोरोना संकट और अन्य मसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर
दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता? यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है, तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं, तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने दिल्ली में जो हाल किया है वो किसी से छुपा नहीं। यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने यूपी सरकार के कामकाज की दिल्ली के कामकाज से तुलना की। केजरीवाल सरकार के ऐलान और आरोपों पर बीजेपी ने भी करारा वार किया है। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने उसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। लोकतंत्र है दोस्तों, तो स्वागत सभी का करना चाहिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की। देखिए, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और केजरीवाल साहब पहले भी यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। किसी भी प्रदेश में जाकर कोई पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पहले दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका तो पैसा समय पे दे दो। दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसके लिए आपने क्या किया, उस पर तो आप बोलते ही नहीं हैं। उनको केवल वहाँ प्रदूषण पर काम करना था, यमुना का शुद्धिकरण करना था, वो तो किया नहीं। तो यूपी में आप आइए, आपकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। रजा ने कहा है कि दिल्ली से केजरीवाल के पैर उखड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश के तमाम जो बेचारे मजदूर थे, जो वहाँ से आ रहे थे, श्रमिक भाई आए थे, उस समय जब कोरोना का बहुत महामारी मची हुई थी पूरे देश के अंदर, और दिल्ली से जिस तरह से उनको उन्होंने निकालने का काम किया था, तो उसका परिणाम वही देंगे उनको। और हम चाहते हैं कि वो आएँ और वो लोगों को एक मौका मिलेगा उनको सही जवाब देने का। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया और कहा कि जनता आपके झूठ में नहीं फंसेगी। रवि किशन ने लिखा, केजरीवाल जी, आपके झूठ से आज चकित हूँ और हंसी भी आ रही है कि आप यूपी में सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जनता को तो बना दिए, यूपी वालों को नहीं। यहाँ मोदी जी और योगी जी हैं और 24 करोड़ की जनता का प्यार इनके साथ है। दिन में सपने देखना कोई आपसे सीखे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। 1.5 साल से भी कम वक्त बचा है। इस बीच अभी से केजरीवाल बनाम योगी सरकार शुरू हो गया है और केजरीवाल यूपी में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी हवा काफी गर्म हो गई है। टीएमसी की एक रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। चुनाव से पहले बदली बंगाल की हवा। ममता का किला भेदने की तैयारी। मोदी शाह का मिशन 2020। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव आयोग ने चुनावी समर का ऐलान न किया हो, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अभी से चरम पर है। एक तरफ बीजेपी दीदी के गढ़ में इस बार 200 के पार के लक्ष्य को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो ममता ने भी बीजेपी पर तेवर तल्ख कर लिए हैं। टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को चोर डकैत तक कह डाला। এত বড় ডাকাত সর্দার সব চম্বলের বড় বড় ডাকাত চম্বলের বড় বড়
জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করেছে, দাঙ্গা ধর্ম, কুৎসা ধর্ম, ঘৃণ্য ধর্ম। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म नय। बंगाल में चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन टीएमसी और बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर आई है। नड्डा पे हमले के बाद ममता ने जो केंद्र को सीधी चुनौती दी है, उससे ये साफ है कि बीजेपी की राह बंगाल में आसान नहीं। चुनाव में भाषा की मर्यादा पहले भी कई बार तार तार हुई, लेकिन दीदी का ये अंदाज साफ दिखाता है कि बीजेपी की तैयारियों से सत्ताधारी टीएमसी कितनी बौखलाई हुई है। लोकसभा चुनाव में 1 से 19 सीट पर पहुंचने वाली बीजेपी विधानसभा में भी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है और इसी बात का खौफ दीदी को डरा रहा है। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं और नड्डा पर हमले के बाद बीजेपी ने भी ममता सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी है। आज बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की। चुनाव आयोग से बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग से साफ है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ बंगाल चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी मोदी और शाह की जोड़ी को टक्कर देने की पूरे मूड में नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लोकतंत्र ने ममता को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, उस पर आज ममता को भरोसा क्यों नहीं? इसी बंगाल की जनता ने दशकों की सत्ता के बाद लेफ्ट को हटाकर ममता को बंगाल की बागडोर सौंपी थी। फिर जनता की अदालत से ममता डर क्यों रही हैं? ममता की भाषा से साफ है कि दीदी को बंगाल में उनकी जमीन खिसकती दिख रही है और इसकी बौखलाहट ममता के भाषणों में साफ साफ महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज की एक और बड़ी खबर। कोरोना काल में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इससे मरीजों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नर्सिंग स्टाफ ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टाफ से कहा है कि वो काम पर वापस लौटें। कोरोना संक्रमण के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर बैठ गया है। एम्स में पूरे देश से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन आजकल मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर यहां का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। जी तो ये प्रदर्शन देख सकते हैं आप, ये लगातार जो नारे लग रहे हैं, जो आवाजें लग रही हैं, दरअसल अपनी मांगों को लेकर लग रही है, एम्स प्रशासन के खिलाफ लग रही है। दरअसल ये नर्सिंग स्टाफ है एम्स में, फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ, सबकी अगर नर्सिंग स्टाफ की संख्या अगर हम जोड़ दें, मिला दें, तो कुल 5000 की संख्या होती है और 5000 अभी यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे कि इन तस्वीरों को दिखाएं और किस तरह से ये नारेबाजी हो रही है, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं, आक्रोशित भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। एम्स नर्स यूनियन का कहना है कि 1 महीना पहले ही यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल के बारे में लिखित सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। एम्स में करीब 5000 नर्सिंग स्टाफ तैनात हैं, इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जिनमें 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना शामिल है। कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, पुलिस या कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स की धमकी दे रहे हैं, तो ये बात सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रही ना। ये तो गुस्सा है, तो जनता को दुख लग रहा है। ये कानून किसके लिए? जनता के लिए। हम भी तो जनता ही है। हमारा काम क्या मरना ही है क्या मैडम? ये जो गुलेरिया सर ने वीडियो जारी किया है, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। कोई भी 5 डिमांड वो एक बार बता दें कि ये 5 डिमांड मान ली गई है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और ये गुस्सा आज डबल हो गया। अगर वो कल हमसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता। और मैं अपील करता हूँ इस टीवी चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से और गुलेरिया से हाथ जोड़ के कि आपका परिवार है, इसको उद्वेलित ना करें, इसको बेवकूफ ना बनाएं, आके बात करें, हम तैयार हैं। ये नर्सिंग स्टाफ एम्स में भर्ती होने वाले सैकड़ों मरीजों की देखभाल करता है। ऐसे में उनके अचानक हड़ताल पर चले जाने से एम्स प्रशासन के लिए हालात संभालने में मुश्किलें हो रही हैं। ये बेहद गंभीर मामला है, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने हड़ताल को गलत ठहराया और नर्सिंग स्टाफ से काम पर लौटने को कहा है। एम्स ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि नर्सों की मांग पर विचार किया जा रहा है। एम्स ने कहा कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इस बीच एम्स ने हड़ताल को देखते हुए नर्सों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी निकाला है। हमारे अभी जो 150 के करीब लोग जा चुके हैं फाइनल करके जो, और आगे जो मुझे लगता है कि 300-350 तो ये हो जाएगा। आज हम कर देंगे 250-300 के बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 250 के लोग आ चुके हैं हमारे पास, इनको ज्वाइन करा के जाएंगे। एम्स में दूर दूर से लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। एम्स के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हमेशा उनके इलाज के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने से मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूरी दुनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने में दुनिया जुटी हुई है। कोरोना से लड़ने के लिए अच्छी खबर यह आ रही है कि इस बीच इंटरपोल ने एक अलर्ट जारी किया इस बार में, और इंटरपोल ने कहा है कि सावधान रहें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन नकली वैक्सीन बेचने का गोरख धंधा भी शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी का शुरू हो चुका है खेल। वैक्सीन के नाम पर नकली वैक्सीन देने का धंधा भी जोर पकड़ सकता है। खुद इंटरपोल ने इसकी चेतावनी दी है। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर मचाया, लेकिन इसकी वैक्सीन पर आखिरकार दिसंबर के महीने में खुशखबरी मिल ही गई। फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका जैसी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन अब बिल्कुल बनकर तैयार है। इनके प्रयोग की मंजूरी भी मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी वैक्सीन है कम और डिमांड बहुत ज्यादा। ऐसे में आम जनता तक वैक्सीन पहुंचाने में वक्त लगेगा, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसे फौरन वैक्सीन मिले। इसी का फायदा अपराधी उठाने के लिए तैयार हैं। इंटरपोल ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स कोविड वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी कर सकते हैं, और इंटरपोल के मुताबिक ये महज आशंका नहीं है, इंटरनेट पर ठगी का खेल शुरू भी हो चुका है। इंटरपोल के मुताबिक फर्जी वैक्सीन बेचने की कोशिश की जा रही है। अपराधी वैक्सीन की सप्लाई चेन में सेंध या उसे प्रभावित करने की योजना बना रहे हैं। फर्जी वेबसाइट्स और झूठे इलाज के नाम पर भी ठगी के आसार जताए जा रहे हैं। इस बीच इंटरनेट पर वैक्सीन से जुड़े फर्जीवाड़े पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। रिसर्च फर्म चेक पॉइंट के मुताबिक डार्कनेट पर कोरोना वैक्सीन की सेल जोरदार ढंग से चल रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी वैक्सीन बेचने वाले कथित रूप से बिटकॉइंस में पेमेंट लेते हैं, ताकि वो किसी की पकड़ में ना आए। इस फर्जीवाड़े को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना की वैक्सीन अभी व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध नहीं है। हर देश ने टीकाकरण का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें हर एक डोज की मॉनिटरिंग होगी, और अब तक किसी भी कंपनी ने वैक्सीन को ऑनलाइन बेचने की घोषणा नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।